कोर्ट में चल रहा था तलाक का मामला। लेकिन तभी पत्नी ने जज साहब के सामने एक ऐसी शर्त रखी कि कोर्टरूम में मौजूद वकील, लोग और यहां तक कि खुद जज साहब भी अपनी कुर्सी से हिल गए। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में तलाक के एक मामले की सुनवाई चल रही थी। जज साहब ने अपनी नजर फाइलों से उठाकर सामने खड़ी महिला को देखा। श्रीमती प्रिया शर्मा, क्या आप अपने पति राजेश शर्मा से तलाक के लिए सहमत हैं? कोर्टरूम में एक खामोशी छा गई। सबकी निगाहें प्रिया पर थीं। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर की सारी हिम्मत बटोरकर बोली, जी जज साहब, मैं तलाक देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक वह शर्त नहीं मानी जाएगी, मैं तलाक के कागजों पर दस्तखत नहीं करूंगी। इस एक वाक्य ने कमरे की ऊब को एक झटके में तोड़ दिया। वकीलों ने एक दूसरे की तरफ देखा। राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। न्यायाधीश अशोक कुमार अपनी कुर्सी पर तनकर सीधे बैठ गए। उन्होंने हैरानी से अपनी भवें सिकोड़ी। उनके लंबे करियर में उन्होंने बहुत कुछ देखा था, लेकिन इस तरह की स्थिति पहली बार आई थी। उन्होंने अपना चश्मा नाक पर और ऊपर चढ़ाते हुए पूछा, शर्त? कैसी शर्त? प्रिया की नजरें सीधे जज साहब की आंखों में देख रही थीं। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी। उसमें एक ऐसी दृढ़ता थी जो किसी ज्वालामुखी के फटने से पहले की शांति जैसी थी। तलाक के कागजों पर दस्तखत करने से पहले मैं अपने पति के साथ उनके कमरे में एक पत्नी के पूरे अधिकार से एक आखिरी रात बिताना चाहती हूं। यह सुनते ही कोर्ट रूम में जैसे विस्फोट हो गया। राजेश का चेहरा शर्म और गुस्से से तमतमा गया। वहां खड़े लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। राजेश के वकील अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़े। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑन ऑब्जेक्शन। यह क्या बेहूदगी है? यह मांग पूरी तरह से अतार्किक, गैर कानूनी और शर्मनाक है। यह अदालत नहीं, कोई तमाशा बना दिया गया है। मेरी मुवक्किल की छवि खराब करने की यह एक सोची समझी साजिश है। यह अदालत का कीमती समय बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। मैं अपील करता हूं कि इस बेतुकी मांग को तुरंत। शांत रहिए मिस्टर चड्ढा। न्यायाधीश की भारी आवाज ने उन्हें चुप करा दिया। उनकी अनुभवी आंखें प्रिया के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। श्रीमती शर्मा, जज साहब ने गंभीरता से कहा, आप जो मांग रही हैं वह बहुत ही असामान्य है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अजीब शर्त के पीछे की वजह क्या है। मैं आपको मौका देता हूं कि आप बिना किसी डर के अपनी बात रखें। ऐसा क्या हुआ है आपके साथ? प्रिया की सिसकियां अब खुलकर बाहर आने लगी। जज साहब, वजह है मेरी 5 साल की शादी। 5 साल, यानी कि 1826 दिन। और इन 5 सालों में मेरे पति ने मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं समझा। मैं इस घर में एक बहू बनकर आई थी, लेकिन एक नौकरानी बनकर रह गई। जज साहब समझ गए कि यह मामला सिर्फ एक तलाक का नहीं, बल्कि एक औरत के अस्तित्व और सम्मान का है। उन्होंने राजेश की तरफ देखा, जिसका सिर शर्म से झुका हुआ था। फिर प्रिया बोली, जज साहब, आज से 5 साल पहले मैं 25 साल की एक लड़की थी, जिसकी आंखों में हजारों सपने थे। मेरी शादी राजेश से तय हुई। राजेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर थे। मेरे माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया था। कर्ज उठाकर मुझे दहेज दिया था। उन्हें लगा था कि उनकी बेटी राज करेगी। प्रिया एक पल को रुकी, जैसे उन यादों को फिर से जी रही हो। शादी की रात, हर लड़की की तरह मैंने भी बहुत सपने देखे थे। लाल रंग की भारी बनारसी साड़ी पहनी थी। मेरे हाथों में मेहंदी रचाई थी। मैं घूंघट डाले बिस्तर पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कोर्ट रूम में बैठे लोग यह बातें सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर प्रिया ने कहा, रात के करीब 1 बजे राजेश कमरे में आए। उनके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था, कोई खुशी नहीं थी। उन्होंने दरवाजा बंद किया और सीधे अलमारी की तरफ बढ़े। उन्होंने अपने कपड़े निकाले और मुझसे कहा, देखो प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने घूंघट उठाकर उनकी तरफ देखा। मैंने सोचा शायद वो शर्मा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा उसने मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी। प्रिया की आवाज भर्रा गई। उन्होंने मुझसे कहा, प्रिया, मुझे समय चाहिए। परिवार वालों के दबाव में आकर मैं शादी तो कर ली, लेकिन मैं इन सब चीजों के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं। मुझे तुमसे कोई निजी अपेक्षा नहीं है। तुम इस बेड पर आराम से सो जाओ, मैं सोफे पर सो रहा हूं। यह कहकर वो तकिया और चादर लेकर सोफे पर सो गए। जज साहब, मैं पूरी रात रोती रही। मेरा श्रृंगार आंसुओं के साथ बह गया। मैंने सोचा
शायद नए रिश्ते में समय लगता है, शायद वो काम के तनाव में है। मैंने खुद को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। अगली सुबह जब मैं उठी तो घर में उत्सव का माहौल था। सब लोग मुझे छेड़ रहे थे, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे लगा यह हमारे बीच की बात है, इसे बाहर ले जाना ठीक नहीं। प्रिया ने अपनी कहानी जारी रखी। दिन बीतते गए, हफ्ते, महीने और फिर साल। राजेश का व्यवहार नहीं बदला। हम एक ही छत के नीचे दो अजनबियों की तरह रहते थे। वो सुबह ऑफिस जाते, रात को देर से लौटते, खाना खाते और अपने सोफे पर सो जाते। हमारी बातचीत सिर्फ हाँ नहीं या खाने में क्या बना है तक सीमित थी। राजेश के वकील ने बीच में टोकने की कोशिश की। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल ने उन्हें सारी भौतिक सुख सुविधाएं दी, एक अच्छा घर, नौकर चाकर, पैसे। प्रिया गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी। क्या एक औरत को सिर्फ यही चाहिए होता है वकील साहब? क्या एक पत्नी दो मीठे बोल, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा प्यार पाने की हकदार नहीं होती? उसने वापस जज की ओर देखकर कहना जारी रखा। जज साहब, मैंने उनसे कई बार बात करने की कोशिश की। मैंने पूछा, राजेश, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? क्या आप मुझसे नाराज हैं? अगर आपको कोई बात पसंद नहीं है तो बताइए, मैं खुद को बदल लूंगी। वो हमेशा एक ही जवाब देते, नहीं प्रिया, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए, प्लीज मुझ पर दबाव मत डालो। उनका यह थोड़ा समय एक कभी न खत्म होने वाला इंतजार बन गया था। मैं उनके लिए सिर्फ एक होममेकर थी, एक परफेक्ट बहू थी। उनके कपड़े प्रेस करना, उनका पसंदीदा खाना बनाना, घर को साफ सुथरा रखना, उनके माता पिता की सेवा करना। मैंने एक आदर्श पत्नी और बहू होने का हर फर्ज निभाया। मैंने सोचा शायद मेरे प्यार और सेवा से उनका दिल पिघल जाए, लेकिन कुछ नहीं बदला। बदले में मुझे मिला तो सिर्फ अकेलापन और एक ऐसी खामोशी जो मुझे खाने को दौड़ती थी। उनके दोस्त घर आते थे तो राजेश दुनिया के सबसे अच्छे पति होने का नाटक करते थे। वो मेरे साथ मुस्कुराकर बात करते, मेरी तारीफ करते। मैं भी उनके सामने एक आदर्श पतिव्रता, खुशहाल पत्नी होने का नाटक करती थी। लेकिन जैसे ही मेहमान दरवाजे से बाहर जाते, हमारे चेहरों पर लगे मुखौटे उतर जाते और घर की वही खामोशी मुझे निगलने लगती। मैंने कितनी बार उनसे कहा, चलिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं, कोई फिल्म देख आते हैं। उनका जवाब हमेशा तैयार रहता, नहीं, मन नहीं है, अगले हफ्ते चलेंगे। लेकिन वो अगला हफ्ता कभी नहीं आया। शादी के एक साल बाद से ही मेरे मायके से फोन आने शुरू हो गए। मेरी मां पूछती, बेटा, खुशखबरी कब सुना रही है? मैं क्या कहती उनसे? मैं कैसे बताती कि हमारे बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता ही नहीं है? मैं बहाने बनाती, मां, अभी वो करियर पर ध्यान दे रहे हैं, राजेश को अभी बच्चे नहीं चाहिए। प्रिया का गला रुंध गया। यह झूठ मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। किसी भी शादी समारोह या पारिवारिक कार्यक्रम में जाना मेरे लिए एक सा की तरह था। रिश्तेदार, पड़ोसी, जान पहचान वाले सब एक ही सवाल पूछते, प्रिया, गोद कब भरेगी तुम्हारी? कुछ औरतें तो मेरे पेट को ऐसे घूरती थीं जैसे एक्सरे कर रही हों। उनकी सहानुभूति भरी नजरें मुझे तीरों की तरह चुभती थीं। लोग कानाफूसी करते थे, जरूर इसी में कोई कमी होगी, देखने में तो हट्टी कट्टी है, फिर क्या बात है, आजकल की लड़कियों का खान पान ही ऐसा है। अरे, कहीं कोई इलाज विलाज क्यों नहीं करवाती? जज साहब, मैं हर रोज मर रही थी। उस रात मैंने हिम्मत करके राजेश से बात की। मैंने कहा, राजेश, लोग बातें बनाते हैं, अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो हमें एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। यह सुनते ही वो भड़क गए। वो पहली बार मुझ पर इतनी जोर से चिल्लाए थे, तुम्हें क्या लगता है मुझ में कोई कमी है? मैंने कहा ना, मुझे अभी बच्चे नहीं चाहिए, बस। आगे से ये बात कभी मत करना मुझसे। उस दिन के बाद मेरे मायके वालों को भी लगने लगा कि कमी मुझ में ही है। मेरी मां मुझे लेकर शहर के सबसे बड़े गायनेकोलॉजिस्ट के पास गईं। सारे टेस्ट हुए। डॉक्टर ने कहा, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, आप मां बनने के काबिल हैं। उस दिन मैं खुश होने की बजाय और भी टूट गई, क्योंकि अब मेरे पास कोई बहाना नहीं बचा था। अब मेरे ससुराल में मुझ पर दोष मढ़ा जाने लगा। मेरी सास, जो पहले बहुत प्यार दिखाती थीं, अब ताने कसने लगी थीं। पूजा पाठ, व्रत उपवास, मन्नतें, उन्होंने मुझसे सब कुछ करवाया। मुझे हर बाबा, हर पंडित के पास ले जाया गया। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ
तो उन्होंने मुझे बांझ कहना शुरू कर दिया। वह जानती थीं कि उनका बेटा मेरे पास तक नहीं आता, लेकिन एक मां अपने बेटे की कमी कैसे स्वीकार करती। सारा दोष मेरे ऊपर डाल दिया गया। जज साहब, शादी के लगभग 4 साल हो चुके थे। मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी। मैं बस अपनी नियति मानकर जी रही थी। एक दिन राजेश ऑफिस से लौटे तो बहुत खुश थे। उनके हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स था। मेरा दिल एक पल के लिए धड़क गया। मैंने सोचा, शायद आज कुछ बदलेगा। मेरे मन में उम्मीद जगी थी जज साहब। मुझे लगा कि शायद आज रात राजेश मुझे वह गिफ्ट देंगे। शायद आज वे अपने इतने वर्षों के ठंडे व्यवहार के लिए माफी मांगेंगे और मुझे अपनी बाहों में ले लेंगे। मैं भी जल्दी जल्दी तैयार होने चली गई। मैंने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी, मेकअप किया। मैं जब तैयार होकर बाहर आई तो मैंने देखा कि वो गिफ्ट उठाकर बाहर जा रहे थे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, आप आप कहीं जा रहे हैं? और ये किसके लिए है? उन्होंने बड़ी लापरवाही से कहा, यह स्वाति के लिए है। आज उसके जन्मदिन की पार्टी है। मैं बस वहीं जा रहा हूं। आने में देर हो जाएगी। मैंने पूछा, स्वाति कौन? उन्होंने दरवाजे से ही जवाब दिया, मेरे ऑफिस में काम करती है, मेरी अच्छी दोस्त है। और वो चले गए। उस रात वो 2 बजे लौटे। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। एक ऐसी संतुष्टि थी जो मैंने पिछले 3 सालों में कभी नहीं देखी थी। उनके कपड़ों से एक अनजानी लेडीज परफ्यूम की महक आ रही थी। उस दिन मेरे दिल में शक का बीज पड़ा। मैंने छानबीन शुरू की। एक दिन हिम्मत करके उनका फोन चेक किया, जो मैंने आज तक कभी नहीं किया था। मुझे उनका पासवर्ड पता था क्योंकि एक बार उन्होंने ही मेरे सामने खोला था। फोन में स्वाति के नाम से नंबर सेव था। उनकी चैट तस्वीरों और प्यार भरे संदेशों से भरी पड़ी थी। आई लव यू, मिस यू, साथ में घूमते फिरते हंसते मुस्कुराते हुए तस्वीरें। यह सब पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। मेरा सिर चकराने लगा। जज साहब, वो सिर्फ दोस्त नहीं थे। राजेश मेरे साथ धोखा कर रहे थे। वो जिस प्यार, अपनेपन और साथ के लिए मुझे पिछले 3 सालों से तरसा रहे थे, वो किसी और पर लुटा रहे थे। अब मैं समझ गई कि वो रात को टहलने के बहाने कमरे से बाहर बालकनी में क्यों चले जाते थे। वो देर रात तक स्वाति से फोन पर बात करते थे। जिस आदमी के लिए मैं इतने सालों से रो रही थी, वह किसी और के साथ अपनी जिंदगी के सबसे खुशी के पल बिता रहा था। उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे अंदर गुस्सा, दर्द और अपमान का एक लावा उबल रहा था। अगले दिन जब राजेश ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, मैंने उन्हें रोका। मैंने कहा, राजेश, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने वहीं रटा रटाया जवाब दिया, प्रिया, मुझे देर हो रही है, शाम को बात करते हैं। लेकिन मैंने कहा, नहीं, बात अभी होगी। स्वाति कौन है? मेरा सवाल सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने हकलाते हुए कहा, वो मेरी दोस्त है। मैंने कहा, सिर्फ दोस्त? या वो जिसकी वजह से आपने मुझे आज तक छुआ तक नहीं? जज साहब, उस दिन पहली बार राजेश की आंखों में मैंने डर देखा। डर सच के बाहर आने का। वो चुप हो गए। उनकी चुप्पी उनका इकरार थी। मैं चीख पड़ी, क्यों क्यों किया मेरे साथ ऐसा? अगर किसी और से प्यार करते थे तो मुझसे शादी ही क्यों की? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं घर वालों को मना नहीं कर सका। वो स्वाति के लिए कभी राजी नहीं होते क्योंकि वो दूसरी जाति की है। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत नहीं हुई। मैं पागलों की तरह हंसने लगी। सालों तक एक औरत को धोखे में रखने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, राजेश। उसे सच बताने के लिए नहीं। आपने सिर्फ मुझे नहीं, अपने मां बाप को भी धोखा दिया है। मैंने पूछा, तो अब क्या? क्या आप उससे शादी करना चाहते हैं? उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हां, मैं तुमसे तलाक चाहता हूं। जज साहब, उस दिन मेरे सारे सपने, मेरा सारा सब्र, सब कुछ टूट कर बिखर गया। मैं एक ऐसे रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी जो कभी था ही नहीं। जब मैंने तलाक की बात से इनकार कर दिया तो राजेश ने अपनी मां को सब कुछ बता दिया। मुझे लगा था कि एक औरत होने के नाते, एक मां होने के नाते वो मेरा दर्द समझेंगी, लेकिन मैं गलत थी। एक दिन मेरी सास मेरे कमरे में आई। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मुझे सब पता चल गया है। राजेश ने जो किया वो गलत है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। मैंने उम्मीद से उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा, देख बेटा, तू तो हमारी बेटी जैसी है। हम तेरा बुरा नहीं चाहते,
लेकिन राजेश की खुशी भी तो देखनी है। वो स्वाति के बिना नहीं रह सकता। और सच कहूं तो वंश भी तो आगे बढ़ाना है। तुझसे तो इतने साल में कुछ हुआ नहीं। उनके शब्द मेरे सीने में खंजर की तरह चुभ गए। वो जानती थीं कि कमी मुझ में नहीं, उनके बेटे में है। फिर भी वो सारा दोष मुझ पर मढ़ रही थीं। उन्होंने कहा, तू समझदार है, तू राजेश को तलाक दे दे। इसे एक बुरे सपने की तरह भूल जा। जज साहब, उस दिन मैं समझ गई कि इस घर में मेरा कोई नहीं है। ये सब लोग अपने बेटे की अय्याशियों और गलतियों पर पर्दा डालने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं लड़ूंगी, अपने सम्मान के लिए, अपने बर्बाद हुए 5 सालों के लिए। प्रिया वापस वर्तमान में आ गई। उसने अपने आंसू पोंछे और उसकी आवाज में अब एक नई ताकत थी। जज साहब, घर आकर मैंने एक अच्छे वकील से संपर्क किया और तलाक का केस फाइल कर दिया। मैंने गुजारा भत्ता और संपत्ति में अपने हिस्से की मांग की। जब राजेश को यह पता चला तो वो और उनके परिवार वाले बौखला गए। राजेश ने मुझे फोन करके कहा, तुमने कभी एक पैसा नहीं कमाया, तुम्हें किस बात की एलिमनी चाहिए? उस दिन मैंने उसे जवाब दिया, राजेश, मैंने 5 साल तुम्हारे घर में बिना तनख्वाह वाली नौकरानी की तरह काम किया है। मैंने तुम्हारी मां की सेवा की, घर को संभाला। ये गुजारा भत्ता नहीं, मेरी 5 साल की मेहनत की पगार है, जो मैं तुमसे ब्याज समेत वसूल करूंगी। मेरा बदला हुआ रूप देखकर वो हैरान रह गया। फिर इन लोगों ने अपनी असलियत दिखाई। इन्होंने कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश की कि मेरा किसी और के साथ अवैध संबंध है, इसलिए राजेश मेरे साथ यह रिश्ता नहीं निभाना चाहते थे। इन्होंने मुझ पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया। जिस औरत ने 5 साल तक अपने पति का इंतजार किया, उसे ही कैरेक्टर लेस साबित करने की कोशिश की गई। इन्होंने मुझे इतना तोड़ा, इतना अपमानित किया कि मैं अंदर से मर गई, लेकिन मैं खड़ी रही। आज जब हमारा रिश्ता खत्म होने जा ही रहा है, तो मैंने यह शर्त रखी। यह शर्त किसी शारीरिक सुख या वासना के लिए नहीं है, जज साहब। प्रिया की आवाज अब कोर्टरूम में गूंज रही थी। राजेश ने मुझे 5 साल तक यह महसूस कराया कि मैं किसी के प्यार के काबिल नहीं हूं। मेरी यह शर्त मेरे टूटे हुए आत्मसम्मान को जोड़ने की एक कोशिश है। मैं तलाक से पहले एक रात के लिए खुद को बताना चाहती हूं कि मैं एक संपूर्ण औरत हूं। मैं चाहती हूं कि राजेश एक रात के लिए ही सही मुझे अपनी पत्नी माने, उसी अधिकार से जो उसने 5 साल पहले समाज के सामने मुझे दिया था। मैं उस घर से एक ठुकराई हुई औरत बनकर नहीं, बल्कि एक पत्नी बनकर विदा लेना चाहती हूं। यह मेरे स्वाभिमान की लड़ाई है। प्रिया की बातें सुनकर कोर्टरूम में कई महिलाओं की आंखें नम हो गईं। यह शर्त राजेश शर्मा के उस अहंकार को तोड़ने के लिए है जो सोचते हैं कि वो पैसे और धोखे से कुछ भी कर सकते हैं और एक औरत की जिंदगी को रौंद कर आगे बढ़ सकते हैं। मैं चाहती हूं कि उस रात उन्हें अपनी हर गलती का एहसास हो। वो मेरी आंखों में वो दर्द देखें जो उन्होंने मुझे 5 सालों तक दिया है। मैं चाहती हूं कि जब वो अगली सुबह उठें तो उनके दिल पर एक ऐसा बोझ हो जो उन्हें जिंदगी भर याद दिलाए कि उन्होंने एक जीती जागती, सपनों से भरी लड़की की आत्मा की हत्या की है। यह मेरा बदला नहीं है जज साहब, यह मेरा न्याय है। मेरे उन 5 सालों का हिसाब जो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। कोर्टरूम में गहरा, भयावह सन्नाटा था। हर कोई प्रिया की बातों से स्तब्ध था। जज साहब ने राजेश की तरफ देखा, जो पसीने से तरबतर था और दीवार को घूर रहा था। मिस्टर शर्मा, क्या आपको कुछ कहना है? राजेश का वकील फिर खड़ा हुआ। योर ऑनर, यह सब मनगढ़ंत कहानी है। यह सिर्फ पैसे ऐंठने की एक चाल है। यह महिला मेरे मुवक्किल को ब्लैकमेल कर रही है। यह शर्त अवैध और अनैतिक है। इसे तुरंत खारिज किया जाना चाहिए। जज साहब ने वकील को नजरअंदाज करते हुए राजेश से सीधे पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूं मिस्टर शर्मा, क्या आपकी पत्नी ने जो कुछ भी कहा वो सच है? सिर्फ हां या ना में जवाब दीजिए। क्या आपने 5 साल तक उनके साथ पति पत्नी का रिश्ता नहीं निभाया? राजेश की नजरें फर्श से घड़ी हुई थीं। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। जवाब दीजिए, जज साहब की आवाज गूंजी। राजेश ने कांपती, लगभग सुनाई न देने वाली आवाज में कहा, जी हां। क्यों? क्योंकि क्योंकि मैं स्वाति से प्यार करता था। और क्या यह सच है कि आप शादीशुदा होते हुए भी मिस स्वाति के साथ रिश्ते में थे, उनके पास जाते थे, उनके साथ समय बिताते थे? राजेश चुप रहा। प्रिया चीखी, बोलो राजेश, बताओ इस अदालत को कि तुमने मेरे हिस्से का हर पल, हर खुशी, हर अपनापन किसे दिया है?
राजेश ने लगभग फुसफुसाते हुए कबूल किया। हां, इस कबूलनामे ने केस का रुख ही बदल दिया। राजेश का वकील भी चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अब कहने को कुछ नहीं बचा था। जज साहब कुछ देर गहरी सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने कहा, यह मामला बहुत जटिल है। मैं कोई भी फैसला देने से पहले मिस स्वाति से बात करना चाहूंगा। यह सुनकर राजेश और उसके वकील के होश उड़ गए। योर ऑनर, लेकिन उनका इस केस से क्या लेना देना? लेना देना है वकील साहब। वह इस त्रिकोण का एक अहम हिस्सा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह इन सब बातों से वाकिफ थीं कि वह एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ते में है, जिसकी पत्नी उसी घर में रह रही है। अदालत सच की हर परत तक पहुंचना चाहती है। अदालत ने स्वाति को अगले हफ्ते पेश होने के लिए समन जारी कर दिया और सुनवाई स्थगित कर दी। अगली सुनवाई तक का एक हफ्ता प्रिया के लिए बहुत भारी था। राजेश और उसके परिवार में खलबली मच गई थी। उन्हें डर था कि अगर स्वाति ने सच बोल दिया तो उनका केस पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएगा और समाज में उनकी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। उन्होंने प्रिया पर दबाव बनाने की हर संभव कोशिश की। राजेश के पिता ने प्रिया के पिता को फोन करके धमकी दी, अपनी बेटी को समझा लो, वरना अच्छा नहीं होगा। हमारी पहुंच कहां तक है तुम जानते नहीं हो। उसकी सास ने उसे फोन करके भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश की। बेटा, घर की बात को सड़क पर क्यों ला रही है? जो हुआ सो हुआ। तू अपनी शर्त वापस ले ले, हम तुझे मुंह मांगा पैसा देंगे। खुद राजेश ने उसे कई मैसेज भेजे। प्रिया, प्लीज स्वाति को बीच में मत लाओ, उसकी कोई गलती नहीं है। तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूं। तुम्हें कितना पैसा चाहिए? बस ये केस वापस ले लो। लेकिन प्रिया अब वो पुरानी डरी सहमी लड़की नहीं थी। 5 सालों के अपमान और कोर्ट की लड़ाई ने उसे पत्थर बना दिया था। उसने किसी फोन का जवाब नहीं दिया, किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। वह जानती थी कि यह उसकी लड़ाई का आखिरी पड़ाव है और अब वह पीछे नहीं हट सकती। अगली सुनवाई पर कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। सबकी नजरें कटघरे में खड़ी स्वाति पर थीं। वह एक आधुनिक, आत्मविश्वास से भरी, कामकाजी लड़की थी। लेकिन आज उसके चेहरे पर घबराहट और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। न्यायाधीश ने उससे पूछा, मिस स्वाति, क्या आप राजेश शर्मा को जानती हैं? जी, हम साथ काम करते थे। क्या आप जानती हैं कि वो शादीशुदा हैं? स्वाति ने एक नजर राजेश पर डाली और फिर कहा, हां, अब जानती हूं। अब जानती हैं? इसका क्या मतलब है? स्वाति ने गहरी सांस ली। जज साहब, राजेश ने मुझे बताया था कि उसकी शादी हुई है, लेकिन वह एक मृत रिश्ता है। उसने कहा था कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से अस्थिर है, झगड़ालू है और उसे टॉर्चर करती है। उसने कहा था कि वो सालों से अलग रह रहे हैं, बस कानूनी तौर पर तलाक का इंतजार कर रहे हैं। उसने मुझे यकीन दिलाया था कि वो जल्द ही तलाक लेकर मुझसे शादी कर लेगा। ये प्रिया के लिए भी एक नया और चौंकाने वाला खुलासा था। राजेश ने सिर्फ उसे ही नहीं, स्वाति को भी धोखे में रखा था। उसने दोनों की जिंदगियों के साथ खेला था। स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। मुझे यहां आकर ही पता चला कि प्रिया जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और वो 5 साल से उसी घर में रह रही हैं, एक पत्नी के हक का इंतजार कर रही हैं। राजेश ने मुझसे झूठ बोला। अगर मुझे सच का जरा भी अंदाजा होता तो मैं कभी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ती। मुझे माफ कर दीजिए प्रिया जी। मैं भी एक औरत हूं, मैं आपका दर्द समझ सकती हूं। मेरे साथ भी धोखा हुआ है। स्वाति का यह बयान राजेश के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। राजेश का पूरा झूठ बेनकाब हो चुका था। सबूतों और गवाहों के बयान सुनने के बाद जज साहब ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे पूरे मामले को अपने जहन में तौल रहे हों। कोर्टरूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और प्रिया की ओर देखा। प्रिया जी, मैं आपकी शर्त के पीछे का दर्द, अपमान और सालों की छटपटाहट समझ सकता हूं। एक औरत के लिए इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। लेकिन कानून अपनी तमाम सीमाओं के साथ आपको वह हक नहीं दे सकता जो आप मांग रही हैं। आपकी वह शर्त तो पूरी नहीं हो सकती। यह सुनकर प्रिया का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि वह हार गई। फिर जज साहब ने प्रिया से कहा, प्रिया जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हां जज साहब। अगर राजेश आपकी शर्त मान भी ले तो क्या आपको सच में संतुष्टि मिलेगी? प्रिया चुप हो गई। क्या जबरदस्ती का प्यार प्यार होता है? प्रिया के आंसू निकल आए। आप इस आदमी से अभी भी प्यार करती हैं? प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, नहीं जज साहब,
अब नफरत करती हूं। तो फिर आप इसके साथ एक रात क्यों बिताना चाहती हैं? न्यायाधीश के सवाल ने प्रिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। जज साहब, मैं मैं नहीं जानती। प्रिया की आवाज कांप रही थी। शायद मैं सिर्फ यह साबित करना चाहती थी कि मैं भी एक औरत हूं, मेरी भी जरूरतें हैं। जज साहब ने उसे अपने करीब बुलाया और अपनी आवाज को बेहद नरम और निजी करते हुए कहा, बेटी, मैं अब आपसे एक जज की हैसियत से नहीं, एक पिता की हैसियत से यह बात कह रहा हूं। मेरी भी एक बेटी है, लगभग आपकी ही उम्र की। उन्होंने अपनी दराज से अपना बटुआ निकाला और उसमें से एक मुस्कुराती हुई लड़की की तस्वीर निकालकर प्रिया की ओर बढ़ाई। यह मेरी बेटी आरुषि है। 3 साल पहले उसका भी तलाक हुआ था। उसका पति उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था, उसके आत्मसम्मान को रोज कुचलता था। जब वो तलाक लेकर टूटे हुए दिल के साथ घर आई तो वो पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। वो कई दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। जज साहब की आवाज में एक पिता का दर्द और गर्व दोनों था। एक दिन मैंने उसके पास बैठकर उससे कहा, बेटा, किसी इंसान का तुम्हें छोड़ देना तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। यह तुम्हारी अपनी कहानी लिखने की एक नई शुरुआत है। तुम्हारा वजूद, तुम्हारी खुशी किसी और के होने या न होने की मोहताज नहीं है। तुम एक सोने का पिंजरा छोड़कर आई हो, अब तुम्हारे सामने उड़ने के लिए पूरा आसमान है। प्रिया बेटा, आज मेरी बेटी अपना खुद का एक बुटीक चलाती है। वह आत्मनिर्भर है, खुश है और पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरी है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में देना बंद कर दिया। उन्होंने प्रिया की आंखों में झांकते हुए कहा, आप जो एक रात मांग रही हैं, वो क्या है? वो उसी इंसान से अपने वजूद का सर्टिफिकेट मांगना है, जिसने आपके वजूद को कभी माना ही नहीं। आप उस आदमी से सम्मान की भीख मांग रही हैं, जो खुद सम्मान का मतलब नहीं जानता। एक महिला की गरिमा इस बात में नहीं है कि कोई पुरुष उसे अपनाता है या नहीं। उसकी गरिमा उसके अपने आत्मसम्मान में है, उसकी अपनी पहचान में है। आप कमजोर नहीं हैं, आप बहुत बहादुर हैं। आपने 5 साल तक एक झूठे और खोखले रिश्ते को निभाया, यह आपकी सहनशीलता थी। आज आप अपने हक के लिए यहां खड़ी हैं, यह आपकी हिम्मत है। अपनी इस हिम्मत को सही दिशा दीजिए। इस आदमी से एक रात नहीं, अपनी पूरी जिंदगी वापस मांगिए। इस रिश्ते की बेड़ियों से खुद को आजाद कीजिए और अपनी एक नई पहचान बनाइए। ऐसी पहचान जिसे किसी राजेश शर्मा के नाम की जरूरत न हो। आप सिर्फ प्रिया हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। न्यायाधीश के ये शब्द किसी मरहम की तरह प्रिया के जख्मों पर लग रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज ये आंसू बेबसी के नहीं, बल्कि एक नई ताकत और एक नए रास्ते के मिलने के थे। उसे अपना रास्ता साफ नजर आ रहा था। उसने खुद को संभाला, खड़ी हुई और एक दृढ़ आवाज में बोली, जज साहब, मैं अपनी शर्त वापस लेती हूं। कोर्टरूम में एक राहत की सांस फैल गई। लेकिन, प्रिया ने आगे कहा, और इस बार उसकी आवाज में कोई याचना नहीं, बल्कि अधिकार था। मुझे इस शख्स से तलाक चाहिए और मुझे मेरे बर्बाद हुए 5 कीमती सालों का मुआवजा चाहिए। मुझे मेरे साथ हुई भावनात्मक क्रूरता का न्याय चाहिए। इसके बाद जो हुआ वह कोर्ट के इतिहास में एक मिसाल बन गया। न्यायाधीश अशोक कुमार ने न सिर्फ प्रिया के तलाक को तत्काल मंजूरी दी, बल्कि राजेश शर्मा को उसकी भावनात्मक क्रूरता और धोखे के लिए एक सख्त और सबक सिखाने वाला फैसला सुनाया। उन्होंने राजेश को आदेश दिया कि वह प्रिया को मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपए की एकमुश्त राशि और अपने फ्लैट में 50% की हिस्सेदारी तुरंत दे। इतना ही नहीं, अदालत ने उसे हर सप्ताहांत पास के एक महिला आश्रय गृह में 3 महीने तक सामुदायिक सेवा करने का आदेश भी दिया, ताकि वह एक औरत के सम्मान और दर्द का मतलब जमीनी स्तर पर समझ सके। यह फैसला सुनकर राजेश और उसके परिवार पर जैसे बिजली गिर गई। उनका अहंकार, उनका पैसा, उनकी अकड़, सब कुछ कोर्ट रूम में ही चकनाचूर हो गया। कोर्ट से बाहर निकलते हुए प्रिया का सिर ऊंचा था, उसके कदम दृढ़ थे। वह आजाद थी, सिर्फ एक रिश्ते से नहीं, बल्कि अपने अतीत के बोझ से भी। प्रिया जी, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूं? एक जानी पहचानी आवाज ने उसे रोका। प्रिया रुकी। यह स्वाति थी। स्वाति ने कहा, मैं जानती हूं कि माफी मांगने से आपका दर्द कम नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी आपसे माफी मांगना चाहती हूं। मुझे सच में कुछ नहीं पता था। प्रिया ने स्वाति के चेहरे पर
सच्चा पश्चाताप देखा। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, गलती आपकी नहीं है स्वाति। गलती उस मानसिकता की है जो औरत को एक वस्तु समझती है। गलती उस आदमी की है जिसने हम दोनों को धोखा दिया। अपना ख्याल रखना और भविष्य में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। यह कहकर प्रिया आगे बढ़ गई। कुछ दूर पर राजेश अकेला, हारा हुआ, टूटा हुआ और शर्मिंदा खड़ा था। स्वाति ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और मुंह फेरकर अपनी राह चली गई। आज राजेश ने सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि अपनी इज्जत, अपना पैसा, अपना भविष्य, यहां तक कि स्वाति का प्यार भी खो दिया था। प्रिया ने अपने परिवार के साथ एक नई मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। ये उसके स्वाभिमानी जीवन की शुरुआत थी। वह अब किसी की अधूरी दुल्हन नहीं, बल्कि एक पूर्ण स्त्री थी। तो दोस्तों, जज साहब ने जो फैसला सुनाया, क्या वो सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यह भी बताएं कि आप हमारी कहानियां भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।